दोस्तों आज बात करते हैं जल उपचार की, अर्थात वाटर ट्रीटमेंट। कठोर जल व मृदु जल। जो जल आसानी से साबुन के साथ झाग देता है वह मृदु जल कहलाता है, और जो जल कठिनाई से जल के साथ झाग देता है या झाग नहीं देता है वह जल कठोर जल कहलाता है। जल की कठोरता के कारण। जल की कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड घुले होने के कारण होती है। साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टीयरिक अम्ल व पामिटिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण साबुन के लवण से क्रिया करके अघुलनशील अवक्षेप बना लेते हैं और झाग नहीं बनने देते हैं। जैसे सोडियम स्टीयरेट जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके करता है, और इसी प्रकार सोडियम स्टीयरेट जो है मैग्नीशियम क्लोराइड से क्रिया करके ये कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीयरेट के अवक्षेप दे देते हैं जो अघुलनशील होते हैं, जिसके कारण झाग नहीं बनता है। जल की कठोरता के प्रकार। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, जल की अस्थायी कठोरता और जल की स्थायी कठोरता। जल की स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता कौन सी होती है? जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण होती है। अर्थात जल में जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुले हों तो उनके कारण जो कठोरता उत्पन्न होती है वो अस्थायी होती है, वो टेम्परेरी होती है। बी, जल की स्थायी कठोरता अर्थात परमानेंट कठोरता, परमानेंट हार्डनेस। जल की स्थायी कठोरता जल में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट घुले होने के कारण होती है। इस प्रकार जल की जो परमानेंट कठोरता है वो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट के घुले होने के कारण होती है। जल की कठोरता का निर्धारण। जल की कठोरता कैसे डिटरमाइन करेंगे? कठोरता का निर्धारण कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्यांक के रूप में करते हैं। समतुल्यांक के रूप में करते हैं। कठोरता के लिए उत्तरदायी सभी लवणों का ग्राम अणुभार कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम अणुभार के समतुल्य लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार जो होता है 100 होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अणुभार 162 होता है। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य होगा 162 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट के। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य होगा 140 ग्राम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य होगा 95 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड के। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा 136 ग्राम कैल्शियम सल्फेट के। इसी प्रकार 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा समतुल्य 120 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट के। कठोरता मापन की इकाइयाँ। कठोरता को किन इकाइयों में मापते हैं? इसमें मुख्य रूप से कठोरता को हम ppm पार्ट्स पर मिलियन में और मिलीग्राम प्रति लीटर में मापते हैं। एक ppm बराबर 1 मिलीग्राम प्रति लीटर। ppm में जब कठोरता निकालेंगे, ppm में कठोरता कह दो चाहे मिलीग्राम प्रति लीटर में कठोरता कह दो, तो ppm में कठोरता बराबर कैल्शियम क्लोराइड का अणुभार बटे कठोर लवण का अणुभार गुणा कठोर लवण के मिलीग्राम प्रति लीटर में मात्रा। माना जल के नमूने में एक उदाहरण है, 8.1 मिलीग्राम प्रति लीटर कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा 14.6 मिलीग्राम प्रति लीटर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उपस्थित हों, तब कैल्शियम कार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता होगी 100/162 गुणा 8.1 बराबर 5 ppm, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता होगी 100/140 गुणा 14.6 बराबर 10 ppm। इसलिए कुल अस्थायी कठोरता आ गई दोनों कारण 5 + 10 बराबर 15 ppm। अब जो कुल कठोरता होती है जल की वो कुल अस्थायी कठोरता प्लस कुल स्थायी कठोरता। जल की कठोरता जो है निम्नलिखित विधियों में दर्ज की जाती है। एक EDTA मेथड है। EDTA का पूरा नाम होता है वो एथिल
एथिलीन डायमीन टेट्रासिटिक एसिड होती है, ये सोडियम आयन, ये आयन के रूप में काम करती है। इस प्रकार ये इसकी विधि है। और जब हम इसकी टाइट्रेशन करते हैं तो 50 ml लेते हैं इसके, ये जो है कठोर जल के हम 50 ml लेते हैं और उसमें ब्यूरेट से एडिटिव विलेन जो है डालते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार मान लिया इसके VML लगते हैं और फिर 3 रीडिंग ले लेते हैं पहले तो कठोर जल की। इसके बाद जो है ऐसे करने के बाद जल की जो संपूर्ण कठोरता आती है इस विधि द्वारा V2/VN गुणा 1000 ppm आती है, ठीक है ना। पहले तो हम क्या करते हैं, पहले कठोर जल स्टैंडर्ड बना लेते हैं, जिसमें 1000 ppm का जो स्टैंडर्ड होता है, 1000 वाला होता है 1000 ppm, जिसमें कठोरता हो जिसकी, ऐसा स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं। उसके 50 ml के साथ EDTA की टाइट्रेशन करते हैं और उसके सापेक्ष मान लिया EDTA की जो रीडिंग आती है V1 आती है। इसी प्रकार जो हमारे पास चेक करने के लिए आया है नमूना, उसके 50 ml ले लेते हैं, मान लिया उसके सापेक्ष EDTA का जो कंजप्शन है V2 ml है। इस प्रकार कैलकुलेशन से ये लगता है कि अतः जल की संपूर्ण कठोरता बराबर V2, अर्थात जो नमूना प्राप्त हुआ उसके प्रति EDTA के वॉल्यूम की मात्रा बटे जो मानक कठोर जल हमारे पास था उसके सापेक्ष जो EDTA की मात्रा है वो V2/VN गुणा 1000 ppm। इसमें हम V2 और VN की वैल्यू रख देंगे और इस तरह से जल की संपूर्ण कठोरता आ जाएगी। दूसरी विधि है ओएनआर विधि। ओएनआर विधि में सबसे पहले अस्थायी कठोरता ज्ञात करना। इस विधि में जल के नमूने के 100 ml का N/50 HCl विलेन द्वारा मेथिल ऑरेंज सूचकांक की उपस्थिति में मापन करते हैं। अंत बिंदु पर विलेन का रंग पीले से नारंगी हो जाता है। इस प्रकार से मान लिया टाइट्रेशन करते वक्त N/50 के VML लगे तो जल की जो अस्थायी कठोरता है वो 10 गुना भी ppm आ जाएगी। 3 रीडिंग जो है, 3 सैंपल लेंगे 100 ml के कठोर जल के और 3 बार रीडिंग लेंगे N/50 के साथ। मान लिया N/50 के एवरेज वैल्यू जो है VI है तो V का मान रख के 10 गुना भी ppm अस्थायी कठोरता आ जाएगी। जल की स्थायी कठोरता भी ओएनआर विधि से निकाल सकते हैं। इस विधि में जो है संपूर्ण जल को 20 मिनट उबालकर उसके अस्थायी कठोरता दूर कर लेते हैं, जिस जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उनके कार्बन के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। ऊपर देखा रखा है। और छानने पर प्राप्त जल में केवल स्थायी कठोरता उपस्थित रहती है। स्थायी कठोरता युक्त जल के 100 ml एक फ्लास्क में लेकर उसमें N/50 सोडियम कार्बोनेट का विलेन आधिक्य में डालते हैं। यह विलेन जल में उपस्थित स्थूल कठोरता वाले लवणों से क्रिया करके अवक्षेपित कर देता है। देखिए इस तरह क्रिया करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड से क्रिया करता है सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड से, कैल्शियम सल्फेट से और मैग्नीशियम सल्फेट से। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। अवक्षेप युक्त उपरोक्त विलेन को जल उष्मक पर गर्म करके शुष्क करते हैं और प्राप्त अवक्षेप को अशुद्ध जल से धोते हैं। इस प्रकार अवशेष में कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होते हैं और क्षणिक निष्पंद में NaCl सोडियम सल्फेट और अप्रयुक्त सोडियम कार्बोनेट उपस्थित होता है। सोडियम कार्बोनेट युक्त निष्पंद को मेथिल ऑरेंज की उपस्थिति में अनुमापन करते हैं। फिर से N/50 की सहायता से जो है इसको इसकी जो है हम टाइट्रेशन करते हैं। मान लिया मानस्थायी कठोरता युक्त जल के 100 ml में डाला गया तो 100 ml के सापेक्ष जो है N/50 के लगते हैं VML। और जब उबालने के बाद जो विलेन बचा उसके साथ लगते हैं V2। तो इस प्रकार जो है अस्थायी कठोरता भी जल के 100 ml में अस्थायी कठोरता जो है ये आएगी। यहाँ से कैलकुलेशन के बाद जल की स्थायी कठोरता है कि 10 गुना V1 माइनस V2। V1 जो है ये सोडियम कार्बोनेट का वैल्यू है उबालने से पहले और V2 है उबालने के बाद। इस प्रकार से स्थायी कठोरता निकाल लेंगे, ठीक है। जल की
अब निकाल तोली कितनी कठोरता, उसको दूर कैसे करें। सबसे पहले कठोरता ज्ञात करिए कितनी है। कठोरता का हमें पता लग गया, कठोरता को दूर करना। जल की कठोरता दूर करने के निम्न मुख्य विधियां हैं। क्लार्क विधि। सबसे पहले इस विधि में जल को चूने का पानी मिलाकर गर्म करते हैं, जिससे जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट कार्बोनेट के रूप में अवशोषित होकर पृथक हो जाते हैं। अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। जी देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो गए और नीचे बैठ गए। सोडा लाइम विधि। इस विधि द्वारा स्थायी व स्थायी दोनों कठोरता दूर हो जाती है। कठोर जल में सोडा लाइम के साथ कराते हैं, है ना। तो सोडा लाइम में सोडियम कार्बोनेट और चूना होता है। तो जो चूना है वो अस्थायी कठोरता को दूर कर देता है, और जो सोडियम कार्बोनेट है वो स्थायी कठोरता को दूर कर देता है। इस विधि में प्राप्त जल की कठोरता 15 से 50 ppm तक होती है। ठीक है ना। इस तरह जो बायलों के लिए हानिकारक होती है। जियोलाइट या परमिट्यूट विधि। सोडियम और एल्यूमिनियम के मिश्रित सिलिकेटों को सोडियम जियोलाइट या परमिट्यूट कहते हैं। इनका रासायनिक सूत्र Na2Al2Si2OH.XH2 होता है और इनको Na2Z सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। रेत की दो परतों के मध्य जियोलाइट की मोटी परत बिछाई जाती है। ऊपर से कठोर जल प्रवाहित किया जाता है, जो रेत की प्रथम परत से छनने के पश्चात परम्यूटेट से क्रिया करता है। वो कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट के अवक्षेप बनाता है, जिनको रेत की दूसरी परत रोक लेती है और मृदु जल छनकर नल के रास्ते बाहर निकल आता है। देखिए, इस प्रकार से कठोरता से कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सभी 6 के 6 लवणों से सोडियम जियोलाइट की जो परत है वो क्रिया करके उन कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट बना लेती है, जो कि दूसरी परत में रुक जाते हैं और इस प्रकार से मृदु जल छन के नीचे आता रहता है। कुछ समय पश्चात जियोलाइट के अधिकतर सोडियम आयन कैल्शियम मैग्नीशियम आयन द्वारा स्थापित होने के कारण जियोलाइट की मर्दूकरण क्षमता समाप्त हो जाती है। कुछ समय के बाद ये मर्दूकरण की जो क्षमता है जियोलाइट परत की कम हो जाती है। जियोलाइट को पुनर्जीवित करने के लिए परतों के ऊपर से 10% NaCl का विलयन प्रवाहित किया जाता है, जिससे कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जियोलाइट पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर से मर्दूकरण करने लगते हैं। देखिए, इस प्रकार कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट फिर से सोडियम क्लोराइड से क्रिया करके सोडियम जियोलाइट में बदल जाते हैं। इस प्रकार से मृदु जल प्राप्त होता है, जिसकी कठोरता मात्र 10 से 15 ppm होती है। इसका मतलब ये अच्छी विधि है। इसी प्रकार कैलेगन विधि है। कैलेगन विधि में फर्क इतना है कि जियोलाइट के स्थान पर कैलेगन सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट की परत प्रयुक्त करते हैं। ठीक है ना। देखिए, जियोलाइट भी वही कार्य, कैलेगन भी वही कार्य करता है जो जियोलाइट करता है। 5वीं विधि है आयन विनिमय रेजिन विधि। आयन विनिमय रेजिन अघुलनशील, तिरछे, जड़े हुए और महीन छिद्रयुक्त लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, धनायन विनिमय रेजिन RH+ और ऋणायन विनिमय रेजिन ROH-। सबसे पहले कठोर जल को धनायन विनिमय स्तंभ से प्रवाहित करते हैं। 2 स्तंभ होते हैं, एक धनायन विनिमय स्तंभ, एक ऋणायन विनिमय स्तंभ। तो सबसे पहले कठोर जल को धनायन विनिमय स्तंभ से प्रवाहित करते हैं, जहाँ रेजिन द्वारा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पृथक हो जाते हैं। देखिए, इस प्रकार जो है ये हाइड्रोजन आयन से रिप्लेस होके रेजिन की परत में ही रह जाते हैं, धनायन रेजिन परत में ही रह जाते हैं, जहाँ ये रिप्लेस हो जाते हैं हाइड्रोजन आयनों से। इसके पश्चात कठोर जल को ऋणायन विनिमय स्तंभ में प्रवाहित करते हैं। जल में उपस्थित क्लोराइड, सल्फेट आदि आयन जो है OH आयन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। देखो, OH आयन द्वारा प्रतिस्थापित हो गए। इस प्रकार जो है मुक्त OH और H आयन संयुक्त होकर जल के अणु बनाते हैं और मृदु जल प्राप्त हो। इस प्रकार प्राप्त जल की कठोरता अत्यंत ही कम, लगभग 2 ppm होती है। तो ये भी आयन एक्सचेंज विधि अच्छी विधि है। ठीक है ना। इसमें अब कठोर जल से हानि। बॉयलरों में कठोर जल निरंतर वाष्पीकृत होता रहता है।
जिससे घुलित लवणों की सांद्रता बढ़ जाती है। ये लवण संतृप्तता की स्थिति में बॉयलरों के भीतरी सतह पर कठोर परत बना लेते हैं, जिसे पपड़ी कहते हैं। इस पपड़ी में कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि होते हैं। ठीक है ना। ये देखिए इनका रिएक्शन है, कैसे कैसे बनाते हैं, ये जो कैसे कैसे पपड़ी बनाते हैं। नरम व ढीली पपड़ी को सलज कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सलज के रूप में अर्थात ढीली पपड़ी के रूप में उपस्थित रहता है। बॉयलरों के पानी में उचित मात्रा में सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम फॉस्फेट मिलाते हैं, जिससे कैडी पपड़ी सलज में बदल जाती है, जिससे आसानी से पृथक किया जा सकता है, कर लेते हैं। देखिए कैल्शियम, जब में कैल्शियम सल्फेट वगैरह और कैल्शियम क्लोराइड जो पपड़ी है, जब उसमें हम सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बना देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की सलज बन जाती है, और जिसको हम आसानी से अलग कर लेते हैं। जल के क्लोराइड का आकलन, इसके लिए जल के क्लोराइड के लिए भी टाइट्रेशन करते हैं। 100 ml जल ले लेते हैं, उसमें फ्लास्क में उसमें 2-4-5 बूंदे पोटेशियम क्रोमेट के डाल लेते हैं, विलेन का पीला हो जाता है। अब इसका N/50 सिल्वर नाइट्रेट के विलेन के साथ टाइट्रेशन अनुमापन करते हैं, जिससे जल में उपस्थित क्लोराइड AgCl में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये AgCl बना रहे हैं। अतः अंत बिंदु पर विलयन का रंग पीले से लाल भूरा हो जाता है। माना टाइट्रेशन अर्थात अनुमापन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन के VML प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो सांद्रता है उसकी ppm में क्लोराइड की 1000 गुणा 7.1 गुणा V ppm है, जहाँ V टाइट्रेशन वैल्यू है। ठीक है ना। जल में घुली ऑक्सीकरण का निर्धारण, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का था, ऑक्सीजन का निर्धारण है। जल घुलित ऑक्सीजन का निर्धारण विंकलर विधि से करते हैं। इस विधि में 200 ml जल लेकर उसमें 2 ml मैंगनीज सल्फेट, 2 ml क्षारीय KI डालकर खूब मिलाते हैं और फिर विलयन रख देते हैं। फिर 20 ml सांद्र स्टोसोल डालते हैं और प्राप्त विलयन का N/40 हाइपो विलयन अर्थात सोडियम थाइपोसल्फेट विलयन के साथ अनुमापन करते हैं। विलयन का रंग पीला भूरा होने पर उसमें 3-4 बूंद स्टार्च डाल देते हैं, विलयन का रंग नीला हो जाता है। ठीक है ना। अंत बिंदु पर नीला रंग रंगीन हो जाता है। इस प्रकार से जो है हमें मान लिया सोडियम थाइसल्फेट की 20 ml लगे ऑक्सीजन के विलयन को टाइट्रेट करने में, तो जो ऑक्सीजन की सांद्रता है वो 100 गुणा V ppm आएगी। अगर वैल्यू V है तो ऑक्सीजन की सांद्रता 1000 गुणा V आएगी। जल का रोगाणु नाशन, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, पेयजल रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया से मुक्त होना चाहिए। पानी में उपस्थित रोगजनक बैक्टीरिया को नष्ट करके पानी को पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया को जल का रोगाणुनाशन कहते हैं। इसके लिए निम्न विधि अपनाई जाती हैं। उबालकर जल को लगभग 20 मिनट तक उबालने पर जल में उपस्थित बैक्टीरिया मर जाते हैं और पानी पीने योग्य हो जाता है, परंतु यह विधि सीमित दृष्टि से ही उपयुक्त है। क्लोरीमीन द्वारा, इस विधि में जल का रोगाणुनाशन क्लोरीमीन द्वारा किया जाता है। क्लोरीन से अच्छी जीवाणु नाशक है। क्लोरीमीन जल के साथ हाइपोक्लोरस अम्ल बनाती है जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता। देखिए क्लोरीमीन जल के साथ हाइपोक्लोरस अम्ल जो है बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। क्लोरीन व अमोनिया को 2 अनुपात 1 में मिलाने पर क्लोरीमीन बन जाती है व्यंजक चूर्ण द्वारा। जल ग्रहों में 1 किलोग्राम प्रति 1000 लीटर व्यंजक चूर्ण डालकर कुछ घंटों तक छोड़ने के पश्चात बनने वाला HOCl प्रबल जीवाणुनाशक होता है। अगर हम जल ग्रह जैसे टंकी वगैरह है उसमें 1000 लीटर में 1 किलोग्राम के हिसाब से व्यंजक चूर्ण डालकर छोड़ दें तो कुछ समय के पास उसमें हाइपोक्लोरस अम्ल बन जाता है जो उसमें उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ओजोनीकरण द्वारा, इस विधि में ओजोन को जल में प्रवाहित करते हैं जो अस्थायी होने के कारण अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देती है। नवजात ऑक्सीजन जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देती है और जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। ठीक है ना।
ओजोन को जब प्रभावित करते हैं वो नवजात ऑक्सीजन देगी। नवजात ऑक्सीजन जीवाणुओं को ऑक्सीकृत करके नष्ट कर देती है। ठंडी और शुष्क ऑक्सीजन में शांत विद्युत विसर्ग प्रभावित करने पर O3 प्राप्त होती है। क्लोरीकरण द्वारा जल के लिए क्लोरीन एक आदर्श जीवाणुनाशक है। यह सांद्र विलेय के रूप में हाइपोक्लोरस अम्ल बनाती है। जब क्लोरीन की क्रिया जल से होती है तो देखो ये हाइपोक्लोरस अम्ल बनाती है और हाइपोक्लोरस अम्ल जीवाणु को ऑक्सीकृत करके उनको समाप्त कर देते हैं। इसलिए क्लोरीन द्वारा जल के रोगाणुनाशन को क्लोरीकरण कहते हैं। जैव ऑक्सीजन मांग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं, जैसे BOD। जल के नमूने में विद्यमान कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 दिन में पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे BOD कहते हैं। अर्थात कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए उसमें जो कार्बनिक पदार्थ हैं जल में उनको ऑक्सीकृत करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसे जल का क्या कहते हैं, BOD कहते हैं। इसको भी ppm या मिलीग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। उच्च BOD सुझाता है कि जलापूर्ति जैविक अपशिष्ट द्वारा प्रदूषित है। अर्थात BOD अगर ज़्यादा होगा तो उसका मतलब ज़्यादा जल जो जल में अपशिष्ट है जल दूषित है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसे COD कहते हैं। जल के नमूने में विद्यमान कार्बनिक व अर्बनिक दोनों पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण, उसमें ऊपर वाली में तो BOD में तो केवल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करना है, परंतु केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में कार्बनिक व कार्बनिक दोनों पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए जितने भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसको COD कहते हैं। इसको ppm या मिलीग्राम पर लीटर में व्यक्त करते हैं। COD का मान सदैव BOD से अधिक होगा क्योंकि इसमें कार्बनिक के साथ अकार्बनिक पदार्थों का भी ऑक्सीकरण किया जाता है। इसमें प्रक्रिया में लगभग 3 दिन लगते हैं। अब ये चूने की मात्रा, अच्छा ये चूने की मात्रा, अब कुछ प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम। वाटर सैंपल में 204 मिलीग्राम कैल्शियम सल्फेट पर लीटर उपस्थित है। इसकी कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जो है कठोरता ज्ञात करनी है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में करने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य उसको बदलेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में कठोरता बराबर 2 गुना इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार बटे कैल्शियम सल्फेट का तुल्यांकी भार गुणा कैल्शियम सल्फेट की मात्रा। तो 2 गुना 50, ये इसका तुल्यांकी भार कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम सल्फेट का तो होगा 68। 2 गुना 68 बराबर 100 बटे 136 गुना 204 गुना 204 हो गया बराबर 179.4 मिलीग्राम प्रति लीटर। इसे 179.4 मिलीग्राम प्रति लीटर या 179.4 ppm कह सकते हैं क्योंकि 1 मिलीग्राम प्रति लीटर बराबर 1 ppm होता है। दूसरा, एक जल के नमूने में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 83 मिलीग्राम प्रति लीटर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट 134 मिलीग्राम प्रति लीटर, कैल्शियम सल्फेट 124 मिलीग्राम प्रति लीटर, मैग्नीशियम क्लोराइड 84 मिलीग्राम प्रति लीटर और कैल्शियम क्लोराइड 94 मिलीग्राम प्रति लीटर, NaCl 50 मिलीग्राम प्रति लीटर उपस्थित है। इसकी टेम्परेचर परमानेंट दोनों जो है कठोरता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट को हमने बदल लिया किसमें 83 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट आ गई मिलीग्राम 56.8, कैल्शियम बाइकार्बोनेट 134 मिलीग्राम प्रति लीटर होगी कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में 82.7, कैल्शियम सल्फेट 124 मिलीग्राम प्रति लीटर है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में होगा 91.2 मिलीग्राम प्रति लीटर। मैग्नीशियम क्लोराइड 84 है जो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में समतुल्य होगा 28.4। इसी प्रकार 94 जो मिलीग्राम प्रति लीटर कैल्शियम क्लोराइड है वो 84.7 मिलीग्राम प्रति लीटर कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर होता है। और NaCl का हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इससे
कठोरता उत्पन्न नहीं होती है। अब टेम्परेरी हार्डनेस जो है किस किसी कारण है, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो 56.8 प्लस 82, तो टेम्परेरी हार्डनेस मैग्नीशियम और सल्फेट के कारण है। देखिए 56.8 प्लस 82.7, इस प्रकार से 139 जो है 139.5 ppmi है। परमानेंट जो है वो कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड के साथ कैल्शियम है, तो इसका मान आ गया 91.2 प्लस 88.4 प्लस 84.7, इन तीनों को जोड़ने पर आ गया 264.3 मिलीग्राम प्रति लीटर या 264.3 ppm। अब एक और है, निम्न संगठन वाले 20,000 लीटर जल के मर्दूकरण हेतु लाइम के साथ चूने की 20,000 लीटर है जल, उसको चूने की कितने चूने की मात्रा करें ताकि वो जो है पीने योग्य हो जाए। अगर उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट 20,000 लीटर में कितना है 40.5 ppm और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 36.6 ppm और कैल्शियम सल्फेट 0 ppm और मैग्नीशियम सल्फेट 20 ppm। तो देखो पहले इन सबको कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य बदल लेंगे। ये बहुत बात ध्यान देने योग्य बात है कि सभी लवणों को, जो भी कठोर लवण है 6 के 6, उन सबको कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट के सापेक्ष कैल्शियम बाइकार्बोनेट के सापेक्ष कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा आ गई 25 मिलीग्राम प्रति लीटर, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के सापेक्ष आ गई 25 मिलीग्राम प्रति लीटर और मैग्नीशियम सल्फेट के सापेक्ष आ गई 16.6 मिलीग्राम और कैल्शियम सल्फेट के सापेक्ष आ गई 25 मिलीग्राम प्रति लीटर। अब चूने की आवश्यकता का सूत्र है 74/100 इंटू कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस 2 गुना मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट। तो कैल्शियम कितना है, कैल्शियम कार्बोनेट है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट 25 प्लस 2 गुना 25 प्लस 16.6 ये है, होगा गुना 20,000 लीटर, ठीक है ना। अब 20,000 लीटर बटे 10⁻6 भी आएगा किलोग्राम में निकालने के लिए। इस प्रकार से है 1.355 किलोग्राम आता है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ठीक है।